ओके, देखिए ये वाला क्वेश्चन कैसे सोल्व करना है। आसान क्वेश्चन है। ये जो 9 फैक्टोरियल प्लस 3 की पावर 9966 इसका लास्ट डिजिट पूछा गया है। तो जो आपका 9 फैक्टोरियल है उसका आप जब ऐसे लिखेंगे 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 5 इंटू 4 है ना, इस टाइप से। तो यानी कि ये जो 5 और 2 मिलके 10 तो बन ही जाएगा। यानी कि 9 फैक्टोरियल को जब सोल्व किया जाएगा तो चाहे कुछ भी हो लास्ट में तो 0 ही आएगा, है ना, क्योंकि 10 का मल्टीपल हो रहा है। तो यानी कि ये जो 9 फैक्टोरियल है इसको सोल्व करेंगे तो लास्ट का डिजिट 0 जाएगा। अब अपने को इसका लास्ट का डिजिट देखना है। तो आपको पता है कि 3 का जो साइकिल होता है वो 4 होता है। किस टाइप से, जैसे 3 की पावर 1 किया तो 3 आया, 3 की पावर 2 करेंगे तो लास्ट डिजिट 9 आएगा, 3 की पावर 3 करेंगे तो लास्ट डिजिट कितना आएगा 7 आएगा, 3 की पावर 4 करेंगे तो लास्ट डिजिट कितना आएगा 1 आएगा, वापिस से 3 की पावर 5 करेंगे तो लास्ट डिजिट कितना आएगा 3 ही आएगा। यानी कि 4 के बाद ये सारी चीजें रिपीट होती रहती। तो अपने को करना क्या है, जो 9966 है इसका रिमाइंडर देखना है 4 से डिवाइड करके। अब ये जो 9966 है इसका अपने को लास्ट 2 डिजिट से पता चल जाता है, क्योंकि अपने को पता है अगर किसी नंबर के लास्ट के 2 डिजिट अगर 4 से डिवाइड हो जाते हैं ना तो नंबर 4 से डिवाइड हो जाता है। तो 66 को जब हम 4 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 2 बचेगा। कितना रिमाइंडर बचेगा, 2 बचेगा। 66 को 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 2 बचेगा। इसका मतलब यही हो गया कि ये जो नंबर है इसको भी जब आप 4 से डिवाइड करोगे ना तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 2 ही बचेगा। यहां से ये पता चलता है कि लास्ट डिजिट ऑफ 3 की पावर 9966 इज इक्वल टू लास्ट डिजिट ऑफ 3 की पावर 2। ऐसा क्यों, क्योंकि इसको जब 4 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना बचा, 2 बचा था। अब 3 की पावर 2 का लास्ट डिजिट कितना होता है, 9 होता है। यानी कि 9 फैक्टोरियल का लास्ट डिजिट 0 और इस नंबर का लास्ट डिजिट कितना 9, इन दोनों को जोड़ेंगे तो लास्ट डिजिट कितना 9 आएगा, है ना। तो यानी कि लास्ट डिजिट क्या हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा। ये क्वेश्चन आसान है, मैंने इस क्वेश्चन को ब्लैक बुक से लिया था, तो मुश्किल नहीं है। आप कंसेप्चुअली चलेंगे तो ये आराम से सोल्व कर देंगे आप। ऐसा कुछ दिया गया है बेटा, ये जो x है ये हमारा ओपन इंटरवल 0 से 90 से आ रहा है। आपको ये बताना है कि इस फंक्शन की रेंज में कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे, है ना। ये फंक्शन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, तो हम ऐसे देख लेते हैं। जब अपना x 0 से बड़ा है और 15 से छोटा है ना, तो आपको पता है कि ये जो x अपॉन 15 है, अगर मैं इस x की जगह 15 से छोटा नंबर रखूं तो ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर जो वैल्यू आएगी वो 0 पॉइंट समथिंग आएगी, है ना, 0 पॉइंट समथिंग आएगी। और इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 आने वाला है। अगर इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 आने वाला है तो 0 इंटू जब मैं ये करूंगा -15 अपॉन x, इसकी वैल्यू चाहे कुछ भी आए, क्योंकि x की जगह 0 तो रखना ही नहीं है, बट ये 0 इंटू समथिंग करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना। तो यहां से क्या पता चला अपने को, यहां से पता ये चल गया, इसको मैं एक बारी के लिए हटा दे रहा हूं। यहां से अपने को ये पता चल गया जब x यहां से बिलोंग करेगा तो अपना जो fx होगा वो क्या होगा, तब हमारे fx की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी, ठीक है। इसी टाइप से अब ये देख लेते हैं, जब x आपका 15 या 15 के बराबर होगा बट 30 से छोटा होगा। किससे छोटा होगा, 30 से छोटा होगा। तो उस टाइम देखिए ये जो x अपॉन 15 है, x अपॉन 15 है, इसमें क्या कर रहा हूं मैं, 15 से बड़ा, 15 या 15 से बड़ा नंबर पुट कर रहा हूं। अगर 15 या 15 से बड़ा बट 30 से छोटा, 30 से छोटा, तो इसका जो आंसर आएगा वो 1 पॉइंट समथिंग आएगा, है ना। तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या बन जाएगा, 1। इसी टाइप से जो 15 अपॉन x है, ये x अगर 15 या 15 से छोटा हम पुट करें तो ये नेगेटिव नंबर, यानी कि यहाँ मेरा 0, यहाँ मेरा -1 और नीचे ये वाला नंबर क्या पुट कर रहे हैं, 15 या 15 से बड़ा और 30 से छोटा,
यानी कि इसका जो भी आंसर आएगा वो क्या होगा, वो क्या होगा, नेगेटिव में आएगा, नेगेटिव में आएगा। कितना नेगेटिव में आएगा, देखिए नीचे नंबर पुट कर रहे हैं तो 1 पॉइंट समथिंग आना चाहिए, 1 पॉइंट समथिंग नहीं, 0 पॉइंट समथिंग आना चाहिए, क्योंकि ये जो x है ये क्या है, बड़ा है किससे, 15 से। तो यानी कि इसकी वैल्यू यहाँ कहीं आएगी, इसकी वैल्यू यहाँ कहीं आएगी। अगर वैल्यू यहाँ कहीं आएगी तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा, -1। और इस 1 का और इस -1 का मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। यानी कि यहाँ पर fx की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, -1 आएगी। ओके, इसको हम हटा दे रहे हैं, इसका जरूरत नहीं है, इसको हटा देते हैं, इसको हटा दिया हमने। अब आप समझ गए कि इसकी वैल्यू आ कैसे रही है। सेम टाइप से अगर हमारा x कुछ ऐसा हो जाए कि 30 या 30 से बड़ा और 45 से छोटा, क्योंकि 45 से छोटा मैंने क्यों किया, क्योंकि 45 तो पुट करने के बाद जब 45/15 करेंगे तो 3 आएगा। अब ऐसे ही देखिए 30 से बड़ा कुछ भी पुट करें, मैंने 31/15 पुट किया तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आने वाला है, 2 आने वाला है। और इसी टाइप से ये 15/31 करेंगे, ये क्या आएगा, ये नंबर क्या है, ये 0 है, ये -1 है, तो इसके बीच में रहेगा, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर बनेगा क्या, -1। यानी कि यहाँ से fx की वैल्यू क्या आने वाली है, -2 आने वाली है। अब आप पैटर्न समझ गए, अब आप पैटर्न समझ गए। अगर x हमारा कुछ ऐसा हो जाए, है ना, तो अब fx की वैल्यू क्या आएगी, आपको पता चल गया होगा। अब fx की वैल्यू -3 आएगी। इसी टाइप से अगर x मेरा 60 से किसके बीच में हो जाए, 75 के बीच में हो जाए, तो fx अपना कितना आने वाला, -4 आने वाला है ना। सेम टाइप से अगर हमारा x 75 से लेकर 90 तक हो गया तो हमारा fx क्या हो जाएगा, हमारा fx क्या हो जाएगा, अब ये हमारा fx -5 आएगा। यानी कि ये जो फंक्शन आपको दिया गया है, ये जो फंक्शन आपको दिया गया है, इसकी रेंज में कौन कौन आएगा, इसकी रेंज में आएगा 0, -1, -2, -3, -4 और -5। ये एलिमेंट आएंगे। कितने एलिमेंट आ गए, 6 एलिमेंट आ गए। तो यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। देखिए ये क्वेश्चन भी इंटरेस्टिंग है और आसान भी है। क्वेश्चन में दिया गया कि f ऑफ x प्लस टी बराबर fx है, यानी कि फंक्शन पीरियोडिक है और इसका पीरियड अपने को t बताया गया है, ये हर x के लिए है ना। ठीक है, तो यहाँ से तो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ नहीं मिल गई है। अगर f ऑफ x प्लस टी fx देता है तो अगर मैं ऐसा लिखूँ x प्लस 2t, इसको हम क्या लिख सकते हैं, f ऑफ x प्लस t लिख सकते हैं, है ना। तो ये अपने को अगर t इसका पीरियड है तो ये क्या देगा, f ऑफ x प्लस टी ही देगा। और यहाँ से क्या पता चलेगा, ये किसके बराबर आ जाएगा, fx के बराबर, है ना। सेम टाइप से अगर x प्लस 3t करेंगे वो भी किसके बराबर आ जाएगा, fx के बराबर। तो यहाँ से हमें ये चीज़ पता चल गई है कि f ऑफ x प्लस टी हो या f ऑफ x प्लस 2t हो या कुछ भी हो, f ऑफ x प्लस 3t हो, है ना। इस टाइप का कुछ भी अगर हम पुट करें तो वो उसकी वैल्यू हमेशा ही क्या होने वाली है, fx ही होने वाली है इसकी वैल्यू, है ना। इसकी वैल्यू fx ही होने वाली है। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब हम क्वेश्चन के ऊपर चल पड़ते हैं। तो अब हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, लिमिट n गोज टू इन्फिनिटी, यानी कि जो f ऑफ x प्लस टी था इसकी जगह भी क्या लिख देना, fx। ये क्या हो गया 2fx, इससे आगे 3fx, तो ऐसे चलते चलते ये क्या हो गया n f ऑफ x आ गया, है ना। अब डिनोमिनेटर में देखते हैं क्या आने वाला है। डिनोमिनेटर में ये हमारा fx, ये हमारा 2 का स्क्वायर fx, है ना, और 3 का स्क्वायर fx, ऐसे चलते चलते n का स्क्वायर fx, ऐसा कुछ आ गया, है ना। ओके, तो अब आप एक चीज देखिए, फंक्शन क्या है, उसने दिया कि फंक्शन पॉजिटिव, फंक्शन पॉजिटिव फंक्शन, यानी कि fx की वैल्यू 0 नहीं है, 0 से बड़ी है। fx की वैल्यू 0 नहीं है, 0 से बड़ी है। तो इसका फायदा क्या होगा, अगर fx की वैल्यू 0 नहीं है तो हम fx को नीचे वाले fx से काट सकते हैं, काट सकते हैं। तो यहाँ पर बचेगा क्या, लिमिट n गोज टू इन्फिनिटी, ऊपर से हमने fx कॉमन निकाल लिया, नीचे से हमने fx कॉमन निकाल लिया, है ना। तो बचा क्या यहाँ पर, यहाँ पर हमारा कुछ ऐसा बच गया। एक तो ये वाला जो n है, ये n मैंने यहाँ लिख लिया,
और यहाँ कौन बच गया 1 + 2 से ऐसे लेकर वैल्यू कहाँ तक बच गई, n तक बच गई। नीचे क्या बचा 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर और ऐसे चलते चलते किसका स्क्वायर बच गया, n का स्क्वायर, ऐसा कुछ बच गया है ना। ठीक है, तो ये fx से तो fx कैंसिल हो गया। अब हम ये लिमिट सोल्व कर लेते हैं। लिमिट n गोज टू इन्फिनिटी, ये हमारा n। अब ये वाले जो नंबर्स हैं इसका सम आपको पता है क्या होता है, n + 1/2 होता है इसका सम। और नीचे ये जो नंबर्स हैं इसका सम क्या होता है ये भी आपको पता है, n + 1 2n + 1 अपॉन 6 होता है। ठीक है, अब इसको मैं सोल्व करूँ तो 2 3 जा क्या हो गया 6 हो गया, 2 3 जा 6 हो गया। तो ये हमारा कुछ ऐसा बन गया n² n + 1 है ना, और नीचे हमारा क्या आ गया n + 1 2n + 1 और यहाँ पर क्या आ गया, ये हमारा 3 रेसिप्रोकल हो गई, ये 3 यहाँ आ गया। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा अब आपको। अब हमें ये लिमिट सोल्व कर देनी, ये लिमिट सोल्व कर देनी है। नीचे से क्या करते हैं, नीचे से n³ को कॉमन निकालते हैं, ऊपर से n³ को, नीचे से n³ को कॉमन निकालते हैं, ऊपर से n³ को। तो देखिए ये 3 तो था ही, यहाँ से अगर हमने n³ कॉमन निकाल लिया तो क्या बचा 1 + 1/n। नीचे से n³ को कॉमन निकाल लिया तो क्या बच गया 1 + 1/n 2 + 1/n। और लिमिट क्या है हमारी, लिमिट हमारी n गोज टू इन्फिनिटी, n गोज टू इन्फिनिटी। यहाँ पर भी लिमिट हमारी क्या है n गोज टू इन्फिनिटी। लिमिट क्या है n गोज टू इन्फिनिटी, लिमिट n गोज टू इन्फिनिटी। अगर इन्फिनिटी यहाँ पुट करोगे तो ये वाला पार्ट 0 हो गया, ये वाला पार्ट 0 हो गया, ये वाला पार्ट 0 हो गया और ये n³ से n³ कैंसिल हो गया। तो ऊपर क्या बचा 3 बचा, नीचे क्या बचा 2 बचा। तो आपका आंसर कितना आ गया 3/2 आ गया, यानी कि ये आपका राइट आंसर है। ओके, देखिए ये वाला क्वेश्चन कैसे सोल्व होता है, आसान क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में बहुत सिंपल चीज है, अगर आपको ये आपको ठीक से दिखाई दे गया। इसको आप ऐसा करिए, ये जो क्यूब वाले हैं इनको इकट्ठा कर लीजिए, ऐसा लिख दें 1 क्यूब 2 का क्यूब और ऐसे चलते चलते n का क्यूब, मैंने इसको लिख दिया। अब माइनस का साइन, अब स्क्वायर वाला को लिखते हैं 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर n स्क्वायर, है ना, बहुत बढ़िया। नीचे n की पावर 4 है। अब आपको ये सम का पता है, ये सम का फॉर्मूला क्या होता है, क्यूब वालों का सम कैसे करते हैं n + 1/2 और इसका क्या होता है स्क्वायर। सेम आपको इनके सम का फॉर्मूला भी पता है n + 1 2n + 1 अपॉन 6 और नीचे ये अपना क्या है n की पावर 4 है, n की पावर 4। ओके, तो ये अपने को सोल्व करना है। अब ये क्वेश्चन आसान बन गया है आपके लिए, बहुत बच्चों को अब ये आता होगा। ये स्क्वायर ओपन करते हैं तो क्या हो जाएगा n² n + 1 का स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है, माइनस n + 1 2n + 1 अपॉन 6 और n की पावर कितना है 4, n की पावर 4। तो एक काम करते हैं, ये जो n की पावर 4 है ये इस पार्ट के साथ भी लगा लेते हैं और इस पार्ट के साथ भी लगा लेते हैं, है ना, इसके साथ लगा लेते हैं। ओके, तो ये हमारा कुछ बनेगा ऐसा, लिमिट n गोज टू इन्फिनिटी। इसमें थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया मैंने, ये 2 नहीं ये 4 होना चाहिए, है ना, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा। ओके, तो ऐसा, तो ये हमारा n² n + 1 का स्क्वायर अपॉन 4 और इसके साथ ही मैं n4 को लिख लेता हूँ। अब यहाँ भी ऐसा ही करता हूँ, तो यहाँ वाले में से क्या करता हूँ n को बाहर निकाल लेते हैं। n को बाहर निकालेंगे तो कितना बाहर आएगा n³ बाहर आ जाएगा, तो ये 1 + 1/n और ये 2 + 1/n और n की पावर 4 ऐसे नीचे, है ना। ठीक है, जैसे हमने इसमें n³ को बाहर निकाला, अगर यहाँ पर भी मैं बाहर निकाल लेता तो ये मेरा क्या होता इस टाइप से, तो ये हमारा क्या होता n की पावर 4 आ जाता और यहाँ पर बचता 1 + 1/n का होल स्क्वायर। तो ये तो n की पावर 4 से n की पावर 4 कैंसिल हो गया, n की पावर 3 से ये कैंसिल हो गया और यहाँ पर कौन बच गया n बच गया, है ना।
n बच गया। अब इसके ऊपर आप लिमिट अप्लाई करोगे, इसके ऊपर आप लिमिट अप्लाई करोगे, ये पार्ट 0, ये पार्ट भी क्या हो जाएगा 0, ऊपर क्या बचेगा 2, नीचे n इन्फिनिटी को जाता है, तो ये वाला जो पूरा पार्ट है कहाँ पर जाएगा 0 बन जाएगा। ये वाला पार्ट क्या बन जाएगा 0, तो कौन बचा 1/4 बच गया। तो क्या बच गया 1/4 बच गया। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 1/4 आ जाएगा। ओके, ये क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का और बहुत इंटरेस्टिंग है। क्या बोलता है ए और बी क्या है, नॉन जीरो रूट है इस इक्वेशन के। तो अगर नॉन जीरो रूट है इस इक्वेशन के तो सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला लगा सकते हैं। सम ऑफ रूट्स किसके बराबर आ गया -a के। प्रोडक्ट ऑफ रूट किसके बराबर आ जाएगा b के, है ना। ओके, तो यहां से क्या पता चला a और b क्वेश्चन में क्या दिया है नॉन जीरो है। a और b क्या दिया है नॉन जीरो। नॉन जीरो है तो b से b को कैंसिल कर सकते हैं, b से b को कैंसिल कर सकते हैं। यहाँ से a की वैल्यू क्या मिल गई, a की वैल्यू 1 आ गई। ठीक है, इस a की वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दें, इसमें पुट करेंगे तो 1 + b बराबर -1, यानी कि b किसके बराबर आ गया, ये -1 यानी कि b की वैल्यू -2 के बराबर आ गई, है ना। तो हमें a भी मिल गया, b भी मिल गया। अब किसके बारे में पूछा है, इसकी लिस्ट वैल्यू पूछी, तो इसको पुट करते हैं अभी। x² + ax + b, x² a की वैल्यू कितना 1, तो ये x हो गया, b की वैल्यू कितना -2। तो आपको मैं जैसे क्लास में बताता हूं, इसकी मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए हम करते क्या, कंप्लीट स्क्वायर करते हैं x²। यहाँ पर x का कोफिशिएंट 1 है, x का कोफिशिएंट 1 है, 1 का आधा करिए 1/2, 1/2 का स्क्वायर करिए 1/4, इसको ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब इसको अगर आप देखें तो ये बना क्या है, ये कुछ ऐसा बन गया x + 1/2 का होल स्क्वायर। और आप इस पार्ट को सोल्व करें तो कितना हो गया -9/4। आपको पता है किसी चीज का स्क्वायर अगर हम करते हैं या तो वो 0 होता है, 0 से बड़ा होता है। तो इस पार्ट की मिनिमम वैल्यू क्या रहेगी 0, इसकी वैल्यू मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है 0, और 0 - 9/4 करेंगे तो आएगा क्या -9/4। तो यानी कि इसकी वैल्यू किससे बड़ी रहेगी, -9/4 के बराबर आ सकती है, इससे बड़ी रहेगी। तो यानी कि जो आपको ये पॉलिनोमियल दिया गया है, ये वाला पॉलिनोमियल जो दिया गया, इसकी मिनिमम वैल्यू पूछिए तो वो क्या होगी -9/4 होगी। एक इनफाइनाइट सीरीज दिया है और इसका सम पूछ रहा है, तो इसमें से हम कॉमन अगर निकालें तो 1/3 कॉमन निकल सकते हैं। तो यहाँ पर बचेगा 1/3, 1/6, 3 कॉमन हमने निकाल लिया तो ये 10, ये 15 और ये 3 × 2 = 6 और 3 × 1 = 3। इस टाइप का कुछ कॉमन आ गया हमारे पास, है ना। ठीक है, तो ये 1/3। अब हम इन दोनों में से 1/3 को कॉमन अगर निकालें तो ये बचेगा 1 + 1/2। इन दोनों में से हम कॉमन निकाल सकते हैं 1/5 को, तो ये बचेगा 1/2 + 1/3। ओके, इसके आगे वाला अभी हम देख ही नहीं रहे, एक बार ऐसा ही कुछ लिखते हैं, है ना। तो ये 1/3, ये भी 1/3, इसको सोल्व करें तो 3/2 आ जाएगा, है ना। ये 1/5 और इसको सोल्व करें तो ये आ जाएगा अपना 5/6। आगे वाला भी नहीं देख रहे हैं, तो 3 से 3 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, ये हमारा कुछ ऐसा बन गया 1/3, 1/2 और ये हमारा 1/6। तो इसको 1 × 2, इसको 2 × 3 लिख लेते हैं। ऐसा कुछ बन गया ये, है ना, ऐसा कुछ बन गया है। ओके, तो अब मैं इसको कुछ ऐसा लिख सकता हूँ, तो 1 इसको मैं लिख दूँ 2 - 1/1 × 2, है ना। इसको लिख दूँ 3 - 2/1 × 2। आगे ऐसा ही रखते हैं इसको। अब ये हमारा 1/3, तो इसको अब मैं अगर ऐसा लिखूँ 1.1 × 2, ये इन पॉइंट नहीं 2, तो -1/1 × 2।
3/1/2, सॉरी ये 2/3 है, यहाँ पर 2/3 है, तो ये अपना 2/3, ये -2/2/3, इस टाइप कुछ चलता जाएगा ना। तो यहाँ पर 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, ये 2 से 2 कैंसिल, तो ये वाला जो 1/2 है ये प्लस का माइनस का, और ये वाला 1/2 माइनस का, तो ये कैंसिल हो जाएगा। ये -1/3 इसके आगे प्लस का 1/3 आएगा, ये सब कैंसिल होता जाएगा, यानी कि बचेगा क्या हमारा 1/3 इंटू 1 बचेगा, यानी कि हमारा आंसर कितना आ जाएगा 1/3 आ जाएगा, है ना। ठीक है, तो इसका हमारा जो राइट आंसर होगा वो 1/3 होगा। क्वेश्चन में दिया गया कि जो S1, S2, S3 है ये क्या सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर देयर स्क्वायर एंड देयर क्यूब, यानी कि S1 ये है, इसका सम है, पहले n नेचुरल नंबर का सम दिया गया है, S2 दिया गया है इनके स्क्वायर का सम, यानी कि ऐसा कुछ दिया गया है, इसके स्क्वायर का सम है, और S3 क्या है इनके क्यूब का सम दिया गया है ना, इनके क्यूब का सम दिया गया। तो आपको पता है इसका फॉर्मूला क्या होता है, n+1/2 होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है n+1 2n+1/6 होता है, और इसका फॉर्मूला क्या होता है n+1/2 और इसका स्क्वायर होता है ना। यानी कि यहां से आपको पता चलता है कि जो S3 है और ये जो चीज है ये आपका S1 है, यानी कि S3 आपका S1 के स्क्वायर के बराबर है ना, यही काम की चीज है यहाँ पर। अब आते हैं ये जो सोल्व करना है इसके ऊपर, है ना, इसको देखते हैं। इसमें से मैंने S2 का स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो S1 की पावर 4 माइनस S3 की पावर 2 दिया है, नीचे अपना S1 का स्क्वायर प्लस S3 का स्क्वायर लिखा हुआ है। तो यहां से क्या पता चलता है कि S3 की जगह आप S1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, है ना, तो ये S2 का स्क्वायर, S1 की पावर 4, S3 की जगह लिख सकते हैं S1 का स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, तो ये क्या बनेगा S1 की पावर 4 बनेगा, S1 की पावर क्या बन जाएगा 4 बन जाएगा, तो S1 की पावर 4 में से कैंसिल हो जाएगा 0, तो आंसर इसका क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, है ना, यानी कि इसका राइट आंसर डी आ जाएगा। ओके, देखिए ये क्वेश्चन कैसे सोल्व होगा। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया sin² x -7 sin x + 2, तो इसको देखकर आप समझ गए होंगे क्वेश्चन किस टाइप का। sin x को t पुट कर दो, sin x को क्या कर दो t पुट कर दो, t पुट कर दिया, अब ये क्या बन गया 3t² -7t + 2 = 0, है ना। ठीक है, तो आपको ये सोल्व करना आता है, या तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगा दीजिए, अगर स्प्लिटिंग मिडिल टर्म आपको करना आता तो वो करिए, क्योंकि 3 2 जा 6 मल्टीप्लाई करके 6 चाहिए, एडिशन सब्ट्रैक्शन करके माइनस का 7 चाहिए, तो ऐसा लिख लीजिए 3t² माइनस का 6t माइनस t + 2 = 0, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म है ना। तो अब ये क्या बन जाएगा 3t कॉमन निकाल, 3t कॉमन निकाल दिया तो t - 2, यहाँ से -1 कॉमन निकाल, t - 2 = 0, है ना। तो t - 2 को कॉमन निकाल लिया तो 3t - 1 = 0, तो यहाँ से t की दो वैल्यू आ गई आपकी, एक तो 2 आ गई और दूसरा t की वैल्यू कितनी आ गई 1/3। t हमारा क्या था sin x, है ना, t हमारा sin x के बराबर था। sin x की वैल्यू क्या 2 के बराबर हो सकती, नहीं हो सकती, क्योंकि sin x -1 से 1 के बीच में रहता है, तो ये तो नॉट पॉसिबल, है ना, ये तो पॉसिबल नहीं है। तो t हमारा sin x के बराबर, तो दूसरी वैल्यू क्या हमारी 1/3, है ना, 1/3, और x क्या गिवन है अपने को, x गिवन है अपने को 0 से 5 पाई के बीच में। ओके, अब हम एक काम करते हैं, sin x का ग्राफ बनाते हैं। sin x का ग्राफ कुछ इस टाइप से होता है ना, तो ये हमारा 0, ये पाई, ये 2 पाई, ये 3 पाई, ये वाला 4 पाई और ये वाला 5 पाई, तो अपने को 5 पाई तक ही देखना है। sin x की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती, तो 1/3 कहाँ पर आएगा, 0 और 1 के बीच में आएगा, तो ऐसे में अगर एक लाइन बना दो 1/3 वाली, तो 5 पाई तक ही देखना, 5 पाई तक sin x और 1/3 लाइन जो है
इन्होंने कितनी बार कट किया, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार। यानी कि मैंने 2 ग्राफ बनाए, कौन कौन से, एक तो y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ बनाया है और एक y इक्वल टू 1/3 का ग्राफ बनाया है। किसके लिए, 0 से 5 पाई के बीच में। और इन दोनों ग्राफ ने 6 बार कट किया, यानी कि इसके कितने सॉल्यूशन हो गए, 6 सॉल्यूशन हो गए। कितने सॉल्यूशन हो गए, 6 सॉल्यूशन आ गए। तो यानी कि सी आंसर आ गया इसका।